Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 101, that is higher education, its context and linkage. The topic of discussion is impact of colonial legacy on development of higher education in India. भारत में उच्च शिक्षा के विकास पर औपनिवेशिक विरासत का क्या प्रभाव पड़ा, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में उच्च शिक्षा पर औपनिवेशिक विरासत का गहरा प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक विरासत का मतलब यह हो गया कि जो विदेशी नीति है उसने शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया। भारत में मुख्य रूप से अंग्रेजों की विदेशी नीति को ही माना जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक लंबे समय तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और कोशिश किया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया जाए, तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और आज तक इसकी संरचना, भाषा, शासन और क्षेत्रीय असमानताओं को आकार दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें पहला प्रभाव क्या पड़ा। तो औपनिवेशिक काल में मैकॉले नीति और अंग्रेजी माध्यम, मैकॉले इरा डिजाइन एंड इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेशन, ब्रिटिश ने प्रशासनिक अधिकारों को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली बनाई, जिसमें अंग्रेजी भाषा, परीक्षा आधारित मूल्यांकन और पश्चिमी ज्ञान को प्राथमिकता दी गई। इससे पारंपरिक शिक्षा पद्धति निचले स्तर पर चली गई और धीरे धीरे खत्म होती चली गई। जो अंग्रेज लोग आए तो उन्हें भारत में अपना शासन स्थापित करना था, इसलिए उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से तोड़ दिया कि भारत में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो उनके इशारे पर ही काम करें, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और जो कि उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन पर चलती थी। उसका जो वे ऑफ एजुकेशन होता था वो था इंग्लिश मीडियम, और वैल्यूएशन भी उसी का आधार पर होता था कि उसका एग्जाम लिया जाए और उसका वैल्यूएशन किया जाए, और जो पश्चिमी ज्ञान है, जो विदेशी ज्ञान है, उसको बढ़ावा दिया जाए और भारत के ज्ञान को लोग भूलते चले जाएं। इस कारण आज के परिचय में भी इसका प्रभाव दिखता है और लोग विरोध करते हैं भारतीय ज्ञान का, और जिस तरह से भी हो। अब इसका आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय परीक्षा लेते हैं और डिग्री प्रदान करते हैं। यह ढांचा आज भी भारतीय शिक्षा का स्तर है। मतलब जो यूनिवर्सिटी है वही परीक्षा लेता था और उसको बदले में डिग्री मिलती थी, और आज भी यूनिवर्सिटी में यही होता है। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो उसमें गुरुकुली शिक्षा थी और उसमें परीक्षा का सिस्टम नहीं था, उसमें सारा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही आधारित था। पॉइंट नंबर 3, राज्य का केंद्रीय नियंत्रण। औपनिवेशिक काल में शिक्षा पर राज्य का मजबूत नियंत्रण स्थापित हुआ। स्वतंत्रता के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी बनाया गया, जिससे संस्थाएं इसी परंपरा से आगे बढ़ती रही। मतलब यूजीसी भी बना तो वो अंग्रेजी सिस्टम को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ा और उसी पर कॉलेज भी काम करने लगे। पॉइंट नंबर 4, क्षेत्रीय और असामाजिक असमानताएं। ब्रिटिश जमाने में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समुदाय होते थे, क्योंकि पूरा देश तो इकट्ठा था नहीं, राजाओं के राज्य के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिस्टम था और जातिवाद भी उस तरह से आया और उस तरह से वर्ग विभाजन भी हुआ। तो कहीं ना कहीं असमानताएं बनी रही और शिक्षा का सही से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो जो शहरी क्षेत्र के लोग थे वो शिक्षित मिले, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो अशिक्षित मिले। लेकिन अशिक्षित देखा जाए तो वो अंग्रेजी सिस्टम से अशिक्षित थे, लेकिन जो गांव की परंपराएं या रहन सहन था उसके अकॉर्डिंग वो चलते थे। पॉइंट नंबर 5, भूमि व्यवस्था और मानव पूंजी। जमींदारी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कम हुआ, जिससे वहां की शैक्षिक प्रगति धीमी हो गई। जो जमींदारी क्षेत्र थे या जो गांव के क्षेत्र थे वहां पर शिक्षा का ही विकास नहीं हो पाया और स्वास्थ्य का
भी विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य के लिए कुछ भी ऐसा विशेष हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। तो वहां पर बहुत लोग उस समय बीमारी से मर जाते, हैजा फैलता था, चिकन पॉक्स फैलता था, तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, मर जाते थे लोग। तो फिर शिक्षा का क्या उपाय करेंगे वो लोग? पहले तो जीवन का ही उपाय नहीं है, बचने का ही। इस कारण उस उन जगहों पर जो है वो एजुकेशन में काफी कमी पाई गई। पॉइंट नंबर 6, सांस्कृतिक और पाठ्यक्रमीय विस्थापन, कल्चरल एंड कुरिकुलर डिस्प्लेसमेंट। भारतीय ज्ञान परंपरा और स्थानीय भाषाओं को अगर हम नीचे ढकेल दें तो इससे क्या होगा? बौद्धिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, और यही काम कॉलोनियल लेगेसी के समय हुआ। जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी उसको हमने पीछे छोड़ दिया, और जो अंग्रेजी सभ्यता या विदेशी कल्चर था उसी के अकॉर्डिंग जो डिजाइन किया गया एजुकेशन को, उसी पर सबको ज्ञान दिया जाने लगा। इससे क्या हुआ? जो जिससे हमारी बौद्धिक विविधता उत्पन्न हो गई। जो शहर के लोग थे वो एडवांस बनते चले गए, जो गांव के लोग थे वो अपनी पुरानी परंपरा को बरकरार रहे। इससे बौद्धिक विकास नहीं हो पाया। अब देखते हैं आज का परिणाम क्या हुआ इससे। एंड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसेस विजिबल टुडे, आज इसका क्या परिणाम आता है? तो आज का इसका परिणाम आता है कि स्केल विथ फ्रेगमेंटेशन, विस्तृत लेकिन विखंडित प्रणाली। आज का जो शिक्षा का प्रणाली है बहुत बड़ा है, लेकिन बांटा हुआ टुकड़ों टुकड़ों में विखंडित है। इसमें क्या है? गुणवत्ता बतलाना सही नहीं है कि कौन सा अधिक गुणवत्ता का है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, ये नहीं बता पाएंगे हमको। कोई कुछ लोग किसी चीज को अच्छा समझते हैं तो किसी लोग उसके अपोजिट को अच्छा समझते हैं। तो ये बता पाना सही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए सब जो चल रहा है सब सही है। पॉइंट नंबर 2, एग्जामिनेशन सेंटर असिस्टेड बाय क्रेडेंशियलिज्म, परीक्षा केंद्रित मूल्यांकन। औपनिवेशिक परीक्षा आधारित प्रणाली आज भी छात्रों और संस्थानों की प्राथमिकता बनी हुई है। मतलब जो अंग्रेजों ने यहाँ लागू किया सिस्टम आज भी हुआ। आज भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, रट कर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में लिखते हैं, एग्जाम पास करते हैं, उसका भूल जाते हैं, यानी प्रैक्टिकल कुछ मिल नहीं पाता। तो ये सिस्टम आज भी है। पॉइंट नंबर 3, लैंग्वेज हायरार्की, भाषाई पदानुक्रम। अंग्रेजी भाषा उच्च शिक्षा और रोजगार में विशेष महत्व रखती है, जिससे समानता प्रभावित होती है। मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर तो क्षेत्रीय भाषा मिल जाती है, लेकिन जैसे हायर एजुकेशन की ओर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको अंग्रेजी में ही शिफ्ट होना पड़ता है, इंग्लिश में ही शिफ्ट होना पड़ता है। इसलिए जो लोग क्षेत्रीय भाषा पढ़कर आते हैं उन्हें हायर एजुकेशन में काफी दिक्कत होती है और वो अपने को डेवलप नहीं कर पाते। अगला है प्रेसिडेंट रीजनल डिस्पैरिटीज टेम्पर्ड बाय पॉलिसी, क्षेत्रीय असमानताओं में स्थायित्व। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर जैसी संस्थाओं ने असमानताओं को कुछ हद तक कम किया, लेकिन ऐतिहासिक प्रभाव अब भी मौजूद है। मतलब अभी भी ये सब भ्रम होता है कि जो क्षेत्रीय भाषा से पढ़कर आएगा वो डेवलप नहीं कर पाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा वही डेवलप करेगा। आज भी पेरेंट के माइंड में इस तरह की बातें हैं। तो आज भी कोशिश करते हैं कि पेरेंट के हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े, तभी वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। पॉइंट नंबर नहीं जो भी है, लेकिन इससे क्या है कि नागरिक अच्छा नागरिक बनने के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ के आते हैं वो भी अपने को डेवलप कर सकते हैं बढ़िया से। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए अच्छा नागरिक बन गया और डेवलप हो गए। आज भी ऐसे लोग दिखते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो क्षेत्रीय भाषा से पढ़े हैं वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसा कहना मुश्किल है। अपना अपना रहन सहन, अपना अपना संस्कार है, अपना अपना कैपेसिटी है कि लोग कैसे खुद को डेवलप कर लेते हैं। अब इस पर निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। तो जो कॉलोनियल लेगेसी था, जो औपनिवेशिक विरासत था, उसने भारत की उच्च शिक्षा को अंग्रेजी प्रधान बना दिया है और परीक्षा आधारित बना दिया है और केंद्रीकृत शासन प्रणाली में ढाल दिया है। स्वतंत्रता के बाद बड़े पैमाने पर विस्तार और उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना हुई। बड़े बड़े संस्थान बने, आईआईएम बने, आईआईटी बने, आईएम्स बने, लेकिन गुणवत्ता, समानता और क्षेत्रीय वितरण पर औपनिवेशिक
आज भी दिखाई देता है। मतलब वहां भी वो चीज दिखाया जाता है कि अंग्रेजी सिस्टम जो है जो बना के गया, उस सिस्टम से कोई पढ़ाई करा तो बहुत अच्छा है, और उस सिस्टम से नहीं चला संस्थान तो सही नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।